नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। उधम सिंह नगर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 16 सदस्यीय टीम का किया जाएगा गठन। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं का फूका पुतला। नदी किनारे गन्ने के खेत में मादा गुलदार का शव मिलने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। वन विभाग जाँच में जुटा। भाजपा के पर्यवेक्षकों ने प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी की शुरू। उत्तराखंड में 400 से अधिक मदरसों के संचालन पर उठने लगे सवाल। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम का किया निरीक्षण। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत नदन्ना ग्राम प्रधान माया जोशी के नेतृत्व में पंचायत घर में लगा ब्लॉक स्तरीय बहुउद्देश्य शिविर। 26 दिन से लापता युवक का सुराग न लगने पर आक्रोशित लोगों ने थाने का किया घेराव। हल्द्वानी नगर निगम के लिए पर्यवेक्षकों का दौर शुरू। गजराज ने की दावेदारी। उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान के नेतृत्व में देवीपुरा गांव में लगाया गया बहुउद्देश्य शिविर। हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में आपत्तियों की भरमार। अब तक 82 आपत्तियां दर्ज। कॉर्बेट पार्क आने वाले पर्यटक पैराग्लाइडिंग के साथ ही साइकिलिंग का भी उठा सकेंगे लुत्फ। नेशनल गेम्स को लेकर कांग्रेस का सवाल। कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहुंची IAFS अफसरों की टीम। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर किए जा रहे कार्यों को जाना। कुमाऊं कमिश्नर ने देखी नेशनल गेम्स की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 16 सदस्यीय टीमों का गठन किया जाएगा। इस टीम में 4 महिला दरोगा और 12 महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगे। इनके लिए पोस्ट भी निर्धारित की गई है। इन पोस्ट पर पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज दे सकेंगी, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। अगर उधम सिंह नगर को देखा जाए तो 4 मुख्य एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि इंडस्ट्रीज के मायने में और वहाँ बाहर के लोगों के काम करने के मायने में ज़्यादा संवेदनशील हैं। उन चारों जगहों पर एक सब इंस्पेक्टर के साथ 4 महिला कांस्टेबल और 1 पुरुष कांस्टेबल, इनके साथ एक पिंक फोर्स लगाई गई है जो कि महिलाओं की समस्या को तुरंत सुनेगी और उस पर तुरंत एक्शन लेगी। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें महिलाओं को परेशानी हुई और वो पुलिस के पास आई और उस पर एक्ट करने में थोड़ा समय लग गया, जिसके कारण से तत्काल तुरंत उनको सुविधा और सुरक्षा नहीं प्राप्त हो पाई। उसको ध्यान में रखते हुए एक फोर्स बनाई गई है और यह उन क्षेत्रों में जहाँ की इस तरह से ईव टीजिंग की या महिलाओं को समस्या होती है, उन जगहों पर चिन्हित किया गया, निश्चित किया गया। कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों और संसद परिसर में राहुल गांधी व उनके समर्थकों द्वारा सांसद प्रताप सारंगी मुकेश राजपूत पर शारीरिक हमले की घोर निंदा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला दहन किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और संसद परिसर में राहुल गांधी व उनके समर्थकों द्वारा सांसद प्रताप सारंगी मुकेश राजपूत पर शारीरिक हमला किया गया है, जिसकी वह घोर निंदा करते हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस का पुतला दहन भी किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। युवा मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर जो हमारे संसद में जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर राहुल गांधी जी के द्वारा जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के विषय को लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर राहुल गांधी के द्वारा लगातार भ्रांतियां फैलाई जा रही थी और साथ साथ ही उनके द्वारा हमारे जो माननीय सांसद प्रताप सारंगी जी और जो मोहन राजपूत जी हैं, उनके साथ उनके समर्थकों द्वारा हाथापाई संसद के परिसर में की गई, जो कि घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरा देश इस घटना की निंदा करता है और हम माननीय राष्ट्रपति और सभापति जी से अनुरोध करेंगे कि ऐसे सदस्यों को बर्खास्त किया जाए, उनको सदन में जो है उनको निकाला जाए, उनको बर्खास्त वहां से किया जाए। और ऐसी घटना लोकतंत्र के मंदिर में होना बहुत ही शर्मनाक है। इससे कांग्रेस पार्टी का चरित्र पूरे देश के सामने दिखता है कि कांग्रेस पार्टी किस विचारधारा को लेकर हमारे बीच में है और किस विचारधारा को लेकर हमारे देश में कार्य कर रही है। ऐसी विचारधारा की पार्टी को हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश की जनता ने अस्वीकार कर देना चाहिए और आने वाले किसी भी लोकतंत्र के चुनाव में ऐसी पार्टी को जो अपने लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी घटना करके इस घटना से शर्मसार कर रही है, ऐसी घटनाओं से, तो उनको बहिष्कार करना चाहिए। और इस निंदनीय घटना से पूरे देश में आक्रोश है। हम सभी इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से बता दें कि गांव बाजपुर के नजदीक घोघा नदी किनारे गन्ने के खेत में मादा गुलदार का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं जानकारी के बाद बनाखेड़ा वन रेंजर नवल कपिल मई टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वन टीम ने शव कब्जे में ले लिया है, जिसे पोस्टमार्टम करवा कर वन क्षेत्र में संस्कार किया जाएगा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
उधम सिंह नगर जनपद में निकाय चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज होने के साथ ही भाजपा के पर्यवेक्षकों ने प्रत्याशी चयन के लिए रायशुमारी शुरू कर दी है। भाजपा के चुनाव पर्यवेक्षक पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट, नैनीताल के विधायक सरिता आर्या और सह कोषाध्यक्ष साकेत अग्रवाल भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी करने पहुंचे और चुनाव में जुटने का आह्वान किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वर्षों वर्ष से लगे हुए वैसे हमारे यहाँ के वैसे हमारे संगठन के तीनों पदाधिकारी हमारे उद्देश्य का एक जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश ने एक सूची बनाई है, जो वो सूची जो प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जिले स्तर पर और मंडल स्तर पर कहीं ना कहीं उन पे दायित्व हैं और जो माननीय विधायक हैं, जो दायित्वधारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, ये सारे लोगों की राय लेनी है और जो राय आएगी उसी राय को हम फिर ऊपर ले जाके हाईकमान का डिस्कस करेंगे। केवल इतने आज बैठे हैं। शुरू में हम लोग बैठेंगे निगम के लिए और उसके पश्चात हम बैठेंगे वार्डों के लिए। आज और कल 2 दिन पूरे इसकी होगी। सबकी रायशुमारी लेके जो नाम तय होंगे फिर सारे के सारे कार्यकर्ता जी जान से उनको चुनाव देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। जो नगर निगम के चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बहुत ही वरिष्ठतम नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट जी, नैनीताल से हमारी बहुत लोकप्रिय विधायक सरिता आर्या जी और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष आदरणीय साकेत अग्रवाल जी, ये तीनों लोग पर्यवेक्षक रूप में आए हैं और आज कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर वो रायशुमारी करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ रायशुमारी के बाद जो भी कार्यकर्ताओं की यहाँ से राय निकलेगी उस राय के आधार पर शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। लेकिन रुद्रपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। रुद्रपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पुष्कर सिंह धामी जी के साथ है। इसलिए रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा वह प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जीतेगा और जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो आज अपने पूरी यहाँ रायशुमारी की गतिविधि करेंगे तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता आके अपनी राय देने वाले। उत्तराखंड में 400 से अधिक मदरसों के संचालन पर अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल अवैध मदरसों के संचालन की शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री धामी ने जांच के निर्देश दिए हैं और अवैध पाए जाने पर उचित कार्रवाई किए जाने को सुनिश्चित किया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। पहले एक दिन का पहचाना मुझे, फिर चलो मैं बाद में तुमसे बात। जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अवैध मदरसों को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए और उनका सत्यापन किया जाए, तो ये कार्य बहुत ही ज्यादा सराहनीय कार्य है और ऐतिहासिक फैसला है। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर इस तरीके से अवैध तरीके से अगर 500 के करीब या 500 से ज्यादा मदरसे अभी तक पता लगे हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और हमारे प्रदेश के युवा, आने वाला हमारा भविष्य 40,000 से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर पढ़ रहा है, तो किस तरीके से पढ़ रहा है, इन अवैध मदरसों में कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से इन्होंने जमीन ली है, इन सब चीजों की जांच होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है क्योंकि हमारा उत्तराखंड प्रदेश की विकास की दिशा में लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर इस तरीके का अगर अवैध कार्य हो रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, और ये बहुत ही सराहनीय कदम है क्योंकि ये हमारा प्रदेश युवा प्रदेश है और युवा प्रदेश में अगर इस तरीके से युवा अवैध जगह पर पढ़ने जा रहे हैं तो इस चीजों को लेकर जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आगामी राष्ट्रीय खेलों के मद्देनजर रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में नवनिर्मित साइकिलिंग वेलोड्रोम एवं बहुउद्देशीय हॉल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही 38वें राष्ट्रीय खेल होने हैं। रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में साइकिलिंग, वॉलीबॉल व हैंडबॉल प्रतियोगिताएं होनी है, इसलिए जो भी कार्य व कमियां हैं उन्हें 31 दिसंबर तक पूर्ण कर लिया जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पे हमारे प्रदेश में अभी नेशनल गेम्स होना है जनवरी-फरवरी में और यहाँ रुद्रपुर में 3 स्पोर्ट्स इवेंट्स होने हैं जो मुझे बताया गया। इसमें हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है और साइकिलिंग है। तो अभी प्रिपरेशन चल रहे हैं और ये समय से पूरा कर लेंगे और ये जो फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई है नेशनल गेम्स के अलावा उसके बाद भी ये इस ज़िले के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और प्रदेश के लिए खेल और इन इवेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और अभी सब लगे हुए हैं और समय से इसको हम पूरा करेंगे।
और जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत विकास खंड खटीमा की ग्राम पंचायत नदन्ना से, जहां ग्राम प्रधान माया जोशी के नेतृत्व में नदन्ना ग्राम पंचायत के पंचायत घर में सुशासन सप्ताह के अंतर्गत विकास खंड स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। विकास खंड के सभी विभागीय अधिकारी शिविर में मौजूद रहे। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये गुड गवर्नेंस सरकार का एक पखवाड़ा चल रहा है 19 से 24 दिसंबर तक। इसके तहत आज नदन्ना में एक बहुउद्देशीय शिविर लगाया, जिसमें विकासखंड स्तरीय सारे विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए और लगभग 25-30 प्रार्थना पत्र यहाँ पर शिविर में आए हैं। इनका यहाँ पर मौके पर निराकरण किया गया है और अधिकांश विभागों द्वारा जो है यहाँ पर जो समस्या जनता द्वारा रखी गई है उसके मौके पर निराकरण किया गया है। बहुत ही अच्छा शिविर ये रहा है और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने अपनी बात रखी है और उनका समस्या का निराकरण हुआ है। और जिन समस्याओं का निराकरण यहाँ नहीं हो पाया है उनके विभाग को विकासखंड के माध्यम से उनके पत्र वहाँ पर दिए जाएंगे और जिला स्तर को भी सूचना की जाएगी। सुशासन सप्ताह में आज बहुउद्देशीय शिविर यहाँ पर ग्राम सभा नदन्ना में लगाया गया। सभी ने अपनी अपनी समस्याएं रखी और समस्या का निस्तारण भी किया गया और एक हफ्ते के अंदर और जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है वो जिले के लिए भेज दी गई हैं। बाकी बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर सभी अपनी समस्याएं रखी हैं। धन्यवाद। लोहाघाट के ठाणा डूंगा क्षेत्र का रहने वाला 28 वर्षीय युवक दीपक बोरा बीते 25 नवंबर को अपने हिटलर मार्केट स्थित गैरेज से अचानक लापता हो गया था। 26 नवंबर को परिजनों के द्वारा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, लेकिन 26 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस युवक का पता नहीं लगा पाई है, जिससे आसपास के लोग काफी आक्रोशित हैं। महिलाओं, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोहाघाट थाने का घेराव किया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ऐसा है, उसकी तलाश में हमने गुमशुदगी पहले दिन ही लिख दी थी, फिर उसको मुकदमे में भी तरमीम कर दिया गया है। उसकी तलाश लगातार जारी है। जहाँ जहाँ से हमें इनपुट मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है और अभी कुछ इनपुट और मिले हैं, उसमें भी करीब 8-10 दिन का समय लग सकता है। तो हमारी तरफ से पूरी तलाश जारी है। हाँ, नहीं, इनको कहें कि धैर्य से काम लें, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है ना। लड़का कोई फ़ोन नहीं ले गया अपना और उसका हमने आधार कार्ड भी रन कराया है कि क्या पता कोई दूसरा सिम ले लिया हो, और बैंक स्टेटमेंट की भी जानकारी की जा रही है और कुछ और इनपुट मिले हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है। तो मतलब अभी हमें कुछ समय दीजिए जिससे हम उसमें अच्छे ढंग से काम कर सकें और संभावना है कि निकट भविष्य में वो मिल जाएगा। 20 दिन से लापता है। थाना अध्यक्ष ने हमें 10 दिन का आश्वासन दिया है, हम उसमें सहमत है। 10 दिन के बाद आश्वासन नहीं मिलने पर हम थाने का घेराव करेंगे। तो आज पुलिस के द्वारा ही जानकारी दी गई है कि हम 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन के अंदर हम ढूंढ के देंगे, नहीं तो हम 10 दिन के बाद थाने का घेराव करेंगे। सभी व्यापार संघ वाले आके व्यापार भाइयों की सहमति से थाने का घेराव करेंगे। हम 1 हफ्ते बाद फिर आएंगे थाने में। तो आज आए थे तो पुलिस ने हम दिया है और कहा है कि हम खाली हाथ नहीं लाएंगे और 10 दिन के बाद और जहाँ भी जाएंगे ढूंढने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम बार बार आते रहेंगे यहाँ पर, जब तक नहीं मिलेंगे। हमें चैन से बैठने वाले भी नहीं है। उस लड़की पर शक है तो लड़की को बुलाओ, लड़की से पूरी पूछताछ करो। विगत 1 माह से एक नगर के युवा व्यवसायी द्वारा अचानक से गायब हो जाना ये बड़ी संदिग्धता है और हम आज पुलिस प्रशासन से हमने वार्ता की है और वार्ता के बाद यह तय हुआ है कि अगले सप्ताह पुनः हम शुक्रवार को इधर थाने में आकर थानाध्यक्ष से वार्ता करेंगे और थानाध्यक्ष ने भी हमें एक सकारात्मक सहयोग किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम सप्ताह भर के अंदर बच्चे के बारे में कुछ न कुछ जानकारी जुटा लेंगे। यदि पुलिस प्रशासन द्वारा पुनः सप्ताह भर के अंदर इस पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब लोग मिलकर इसको एक वृहद रूप देंगे और हम इस युवक को खोजने के लिए कार्य करेंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। हल्द्वानी में भाजपा कार्यालय में नगर निगम चुनाव में पार्षद और मेयर के दावेदारों के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा रायशुमारी शुरू कर दी गई है। गुरुवार और शुक्रवार को पार्षदों की रायशुमारी की जाएगी और शनिवार को मेयर पद के आवेदनों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों से रायशुमारी की जाएगी। वरिष्ठ भाजपा नेता केदार जोशी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक दल बारी बारी से प्रत्येक वार्ड में पार्षदों के आवेदनों पर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरे कोई बात नहीं यार, समर्थन है समर्थन। जीपे वाले
हल्द्वानी नगर निगम में अभी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आज केदार जोशी जो पूर्व पर्यवेक्षक हैं उनके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरी इस प्रार्थना पर सार्थक आप मनन करें और मुझे भारतीय जनता पार्टी के नाते इस निगम में चुनाव लड़ने का मौका दें। लेकिन कल एक गुपचुप जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद भारी विरोध पार्टी के अंदर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया में एक वॉर सा चल गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारी व्यक्ति आ रहा है, उसे टिकट देने की बात चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में पूरे देश के अंदर कई लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी देश में भी प्रदेश में भी प्रत्येक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से सबका मन सरकारों में रहने का होता है। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूँ। आप भी युवा समाज से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे, पार्टी के मूल कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए? नहीं, आपको संशय क्यों है? ऐसी चर्चाएं चल रही है ना। नहीं, आपको संशय क्यों है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया में आपके पक्ष ऐसा ना संदेह करना अलग बात है, लेकिन मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे आवेदन के बाद मुझे नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में या पत्रकार बंधुओं में या हल्द्वानी की जनता में किसी प्रकार का कोई संशय होना चाहिए। तो टिकट पक्का मान रहे हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री धामी जी हों, चाहे प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हों या हमारे प्रभारी दुष्यंत जी हों, रेखा जी हों, सभी लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। सभी ने मेरा काम देखा, सभी मेरे कार्य की सराहना करते हैं। मैं केवल उत्तराखंड के अंदर नहीं, केवल हल्द्वानी में नहीं, मैं प्रदेश के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ाने गया हूँ और भारतीय जनता पार्टी के नाते इस प्रदेश के अंदर भी कई मैंने चुनाव लड़ाए हैं और आज निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे ऊपर विश्वास जताएगा और मुझे ही भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाया जाएगा। काम क्या करेंगे आप अगर मेयर चुने जाते हैं? अब ये टिकट मिलने के बाद, मेयर बनने के बाद आप सबसे सलाह लेंगे, उसके बाद इस हल्द्वानी शहर का जो जोगिंद्रपाल रौतेला जी के नेतृत्व में जो यहाँ का विकास हुआ है, उस विकास को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पूरे उत्तराखंड ही नहीं, हल्द्वानी नहीं, पूरे देश में लोग शामिल हो रहे हैं और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की नीति को और माननीय पुष्कर धामी जी की नीतियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और शामिल होने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मंशा यही है, जो लगातार पिछले 40 वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया जाएगा। और देखिए, तो पार्टी का टिकट देना शीर्ष नेतृत्व का काम है और जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसके लिए साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा हुआ है। लेकिन परसों जो है पहले ऑफिशियल एक ज्वाइनिंग की सूचना आई, उसके बाद वो स्थगित कर दी गई। कल गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग कर दी, उसको किस तरह देखते हैं? पार्टी के लोगों को ही पता नहीं था, मीडिया को जानकारी नहीं दी और गुपचुप तरीके से ज्वाइनिंग करने का आखिर क्या कारण? देखिए, माननीय हमारे नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष इसका मुझे लगता है कि सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो भी जो भी जिले में कार्य होता है वो अध्यक्ष के हिसाब से ही कार्य होता है। और अगर पहले ज्वाइनिंग हो रही थी वो भी प्रताप जी बता सकते हैं और क्यों टली उसका जवाब भी प्रताप जी दे सकते हैं। गजराज जी की दावेदारी को कितना मजबूत मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 40 वर्ष से गजराज जी कार्य कर रहे हैं और ऐसा नहीं, इस उत्तराखंड में ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, सभी जगह जाके एक महीने पार्टी के कैंडिडेट को प्रवास करके चुनाव लड़ाया है। और देखिए, मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड छोड़ के बाकी सभी महत्वपूर्ण पदों में गजराज जी रह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय नहीं होगा और जो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसमें हम सब लोग शामिल हैं। नहीं, हमने टिकट की बात किसने की आपसे? जिसने ज्वाइन किया है उसको टिकट दिया जा रहा है, कहा क्या किसी ने? ऐसा तो नहीं है अभी तक, मेरी संज्ञान में तो है नहीं विषय। तो ज्वाइनिंग तो कभी भी कोई भी कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे हमेशा हमारे शाह जी से लेके आज के अध्यक्ष सभी कहते रहते हैं, दरवाजे हमारे खुले हैं, सबका स्वागत है। टिकट का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो रायशुमारी होगी परसों, उसके बाद किसके पक्ष में लोग कहेंगे, उसके बाद नेतृत्व क्या निर्णय लेगा, टिकट तो दूर की बात है। जसपुर में उप जिलाधिकारी जसपुर चतर सिंह चौहान के नेतृत्व में देवीपुरा गांव में बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुना गया। शिविर में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, जल संस्थान, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, पशुपालन विभाग, विद्युत विभाग के साथ ही अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। के प्रशासन गांव की ओर योजना के अंतर्गत और शासन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में ये शिविर यहाँ पे रखा गया है
इसमें हमारे लगभग जो ग्रामीण स्तर पे कार्य करते हैं विभाग वो सभी उपस्थित हैं, बीडीओ साहब भी उपस्थित है यहाँ पे, पंचायत से भी हैं, ग्राम प्रधान माननीय ग्राम प्रधानगण भी यहाँ पे उपस्थित है, हमारे तहसीलदार उपस्थित हैं। तो हमें जो लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं वो 9 है। इसके अलावा लोगों ने मौखिक रूप से काफ़ी शिकायतें यहाँ पे व्यक्त की है और जिनका निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। और ये हमारे जो कार्यक्रम है ये 24 दिसंबर तक चलेंगे। अन्य गाँव में भी इसी प्रकार के शिविर आयोजित किए जाएंगे और इसमें प्रयास ये रहेगा कि ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। जी, इसके 2 शिकायतें आई हैं हमारे पास। इसमें हमने निर्देश दिया है विभागों को कि इसको जितना जल्दी इसमें हो सके इसको ठीक करिएगा। खासतौर पे पानी की जो गुणवत्ता है उसके सैंपल लेने के लिए बताया और निर्देशित किया गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। और इसमें मैं स्वयं भी गाँव में जाकर के इस योजना के जो शिकायतें हैं उसका सत्यापन करूँगा कि किन कारणों से जो है पानी के लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पा रहे। हल्द्वानी में नगर निगम का चुनाव बेहद रोमांचक होता जा रहा है, जहां एक तरफ ओबीसी सीट होने के बाद भाजपा में घमासान मचा हुआ है तो वहीं कांग्रेस सीन से ही गायब दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम में आरक्षण के खिलाफ आपत्ति लगाने की भी होड़ मची हुई। गुरुवार दोपहर तक नगर निगम में सभासदों और मेयर के लिए 82 आपत्तियां लगाई जा चुकी हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो चेंज है, कोशिश करेंगे कि इसको। देखिए, अभी मैंने उसकी पत्रावली मंगाई है। अभी हमारी निकाय चुनाव पार्षद के लिए 81 के लगभग और जो हमारा मेयर पद है उसके लिए 1 आपत्ति अब तक प्राप्त हुई है। अभी बाकी पृथक से उसमें जो भी आगे की जानकारी है वो आपको उसके बारे में अवगत करा देंगे। कोटाबाग के स्थानीय लोगों ने टूरिज्म को प्रमोट करने की नई पहल की है। ये लोग जंगल सफारी से हटकर यहाँ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रमोट करने का मन बना रहे हैं। कोटाबाग नैनीताल जिले की खूबसूरत पहाड़ियों में बसा हुआ एक कस्बा है। यहाँ टूरिज्म की अनंत संभावनाएं मौजूद है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंडी टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ने यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने की कवायद शुरू की है, जिसमें प्रकृति का खास ध्यान रखने पर सहमति बनी है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रशांत मैठानी है और मैं उत्तरा का प्रेसिडेंट हूँ। उत्तरा मतलब एक टूरिज्म की एसोसिएशन है और इसका फुल फॉर्म है उत्तराखंडी टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन। ये हमने उत्तराखंड में टूरिज्म से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हों, होटल्स वाले हों या हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, वाइल्ड लाइफ वाले हैं, उनको एक मंच पे लाने का प्रयास है। और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि हमें जो मतलब टूरिज्म में समस्याएं हो रही हैं, जो अपने अधिकार हैं उसके बारे में तो बात करनी है, लेकिन उससे ज़्यादा हमें अपनी जिम्मेदारियां तय करनी है। तो आज हम जो लोग यहाँ पे मिल रहे हैं सबके सब, हम ये नहीं कि हम कोई सरकार से डिमांड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां तय करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर टूरिस्ट यहाँ पे आ रहा है, उससे हमारी रोजी रोटी चल रही है, तो हमें सिर्फ उस टूरिज्म के नाम पे अपनी प्रकृति का जो संतुलन है उसे बिगाड़ना नहीं है, उसे बचा के रखना है, ताकि जैसे हमारी ब्रेड एंड बटर उससे चल रही है प्रकृति से, और चाहे वो ऋषिकेश में गंगा है, उत्तराखंड में हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो हमारी एक्टिविटीज़ के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण वो डिस्टर्ब ना हो और कहीं ना कहीं मतलब हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे काम करें। तो हम लोगों की कोशिश है कि हम कैसे लोकल इकोनॉमी और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, युवा, उनको कैसे अपने ओर को रखें। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की, जो एक जिम्मेदार तरह से पर्यटन किया जाएगा। इसमें हमने 3 आयाम जोड़े हुए हैं। उसमें मुख्य तौर से बर्डिंग है और साइकिलिंग है और पैराग्लाइडिंग है। और साथ ही साथ जो लोकल इकोनॉमी की बात हम करते हैं तो यहाँ के जो घर हैं उनको रेनोवेट कर के, और साथ में जो यहाँ के पारंपरिक फूड हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार भी तैयार हो सकें और एक सुअवसर के रूप में हम इसको आगे बढ़ा सकें। हल्द्वानी में नेशनल गेम्स प्रस्तावित हैं और समापन भी हल्द्वानी में होना है, लिहाजा कांग्रेस ने नेशनल गेम्स की तैयारी पर भी सवाल उठाए हैं। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे हैं, ये सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उसकी तैयारी क्या हो रही है इसको कांग्रेस भी देख रही है। सुमित हृदयेश ने कहा कि क्या अब गेम्स में आने वाले खिलाड़ियों को ट्रंचिंग ग्राउंड की बदबू झेलनी पड़ेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गेम इसकी तैयारी के लिए अभी हम लोग भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मैं बात करूंगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से, और कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल स्टेडियम में जाके जायजा लेगा कि तैयारी कैसी, तो हम आपको फिर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा विषय मैं देख रहा था आज की अखबारों में। ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है
वो लगातार हम लोग कह रहे थे कि नगर निगम की जो असफलताओं का अंबार है उसका एक प्रतीक और प्रमाण वो ट्रेंचिंग ग्राउंड भी है। अब राष्ट्रीय खेल वहाँ पे हो रहे हैं, सारा वीआईपी मूवमेंट उस सड़क से होगा और वो ट्रेंचिंग ग्राउंड की ड्रेसिंग ही आप कर पाएंगे। बाकी तो उसमें कभी कभी आग भी लग जाती है, उसमें हमेशा वहाँ से बदबू नहीं आती है, तो उसका कोई ये व्यवस्था ही नहीं कर पाए पिछले 10 साल में नगर निगम वाले। ये बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन हमारी आशा है, देखिए उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं और अगर महामहिम राष्ट्रपति आती बहुत अच्छा हमारे को लगेगा। हम उनका स्वागत भी करते हैं, सारे खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान करते हैं। हमारा जो भी सहयोग होगा हम सहयोग देने को तैयार हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कॉर्बेट पार्क पहुंचे अलग अलग राज्यों से 15 आईएफएस अफसरों की टीम ने पार्क के प्रबंधन, इको टूरिज्म और वन्य जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ ही ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की बढ़ती घटनाओं के न्यूनीकरण और इसको लेकर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानने के साथ ही इस विषय में कॉर्बेट पार्क के अधिकारियों के साथ बैठक की। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर पारुल है और मैं FRI, आपको पता होगा, वन अनुसंधान संस्थान, उसमें वैज्ञानिक F हूँ एवं मैं प्रभाग प्रमुख भी हूँ वहाँ की फॉरेस्ट इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज डिवीजन। MOEF-NCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो हमारा मंत्रालय है, वहाँ से स्पॉन्सर्ड 1 वीक कंपल्सरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है IFS ऑफिसर्स के लिए। तो इसमें हमारे पास जो सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं, दे आर ऑल सीनियर ऑफिसर्स, अलग अलग स्टेट से आए हैं, जैसे कि तेलंगाना से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं और तमिलनाडु से हैं। तो काफ़ी सारे स्टेट से हमारे पास IFS ऑफिसर्स आए हैं, जो कि हमारी ट्रेनिंग चल रही है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस मैनेजमेंट, जो आजकल हम सब सुनते आ रहे हैं ना कि वन्य जीवों और मनुष्यों के बीच में सिर्फ संघर्ष ही नहीं, उनके बीच में परस्पर संबंध और हर चीज़ के बारे में ये ट्रेनिंग है। तो उसी के बारे में ये 5 दिवसीय ट्रेनिंग है, जो कि 16 तारीख से हमारी शुरू हुई थी और आज इसका लास्ट दिन है। तो बेसिकली ये ट्रेनिंग जो है, ये नेशनल पार्क में ही इसमें जाके हमको सीखना है, देखना है कि किस तरह से जो वन्य जीव हैं, मनुष्य हैं, उनका आपस में क्या रिलेशन है, परस्पर क्या संबंध है, और इवन जो वन्य जीव हैं वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में किस तरह से हैं, वो सब हमको देखना है। और उनका मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, वो किस तरह से है। मेरा नाम सूरज है, मैं DFO मुरादाबाद हूँ अभी। देखिए दोनों जगह बहुत अलग अलग अंतर है। यूपी एक पूरा जो है प्लेन एरिया है, वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है लेपर्ड के साथ। हमारे यहाँ टाइगर और एलिफेंट वगैरह नहीं है। मुरादाबाद में बेसिकली जो है शुगर केन जो गन्ने में हमारा लेपर्ड रहता है वो एक कॉन्फ्लिक्ट है। और यहाँ प्रदेश में उत्तराखंड में एलिफेंट है, टाइगर है और यहाँ पर पहाड़ी एरिया है। तो दोनों बहुत ही अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ट्रेनिंग से जो बेनिफिट है हमें ये है कि हम नए नए आइडियाज जो आते हैं कि वो स्टेट क्या कर रहा है, वेस्ट बंगाल से आए हैं वो क्या कर रहे हैं, तो कुछ आइडियाज हमें नए नए मिलते हैं, तो वो फिर हम अपने स्टेट में वापस जा करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्योरली जो है जो ट्रेनिंग है इसमें यह है कि एक्सपीरियंस शेयरिंग है और अदर पार्ट्स में कंट्री के जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो हम अपने यहाँ पर कैसे उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस ट्रेनिंग से मुझे लगता है हमें सभी लोगों को काफी फायदा हुआ है। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, जो वन हमारा जो डिपार्टमेंट है, वहाँ से भारत सरकार से एक कंपलसरी ट्रेनिंग होती है जो IFS ऑफिसर्स की है। तो हमारे पास जो हमारे आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टोटल 15 लोगों का ग्रुप जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, जो FRI इस ट्रेनिंग को करा रहा है। और यहाँ पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो वन्यजीव प्रबंधन है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए और उसके बारे में देखने के लिए यहाँ पर आया है। और अभी हमारा उनके साथ एक इंटरेक्शन, उनके स्टेट में क्या चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में। जनवरी 2025 में उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजित होंगे। हल्द्वानी के मिनी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में
करीब 8 खेल होंगे। फुटबॉल, तैराकी, ट्रायथलॉन, बैडमिंटन समेत अन्य खेल होंगे। महिला फुटबॉल हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कुमाऊं कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम और गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। खुद कहाँ है वो? हल्द्वानी में 2 वेन्यूज हैं गेम्स के, एक तो जिसको हम मिनी स्टेडियम कहते हैं और दूसरा जो हमारा ये मेन स्टेडियम है यहाँ पे। और कुल मिला के 8 इवेंट्स यहाँ पे होने हैं। मिनी स्टेडियम में जो विमेन फुटबॉल है वो होना है, उसकी तैयारियों को देखने आज मैं आया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको डेली आप मॉनिटर करें। तो इसमें जो काम मुख्य तौर पे अभी बचते हैं, एक तो जो हमारे इंडोर वेन्यूज के जो हमारे गेम्स हैं उसके अंदर लाइटिंग का काम है, हीटिंग सिस्टम का काम है, स्विमिंग पूल में भी हीटिंग सिस्टम का काम है। यहाँ पे जो फुटबॉल ग्राउंड है इसमें घास लग चुकी है। पवेलियन में पेंटिंग का काम है और बाकी जगहों पे भी पेंटिंग का काम हमारा बचा हुआ है। मिनी स्टेडियम की अगर बात करें तो वहाँ पे नए सिरे से जो घास लगाई जा रही है, क्योंकि जो घास पहले से विंटर्स में सर्वाइव नहीं करती है, वो वाला काम चल रहा है। टाइलिंग का काम चल रहा है और ग्रेनाइट स्लैब्स हमारे जो सिटिंग एरिया है उस पे लग रहे हैं और काम इनका शेड्यूल पे है। यद्यपि काफ़ी काम बाकी है और दिन रात काम करने की यहाँ पे आवश्यकता है। बिजली के बहुत सारे काम है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट से कहा गया है कि अपनी डिमांड को ठीक से वो असेस कर लें, कितने लोग इनको चाहिए होंगे। सिस्टम चलाने के लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो भी आएगी उससे कितने लोगों की आवश्यकता होगी, इसका अच्छा होमवर्क कर लें ताकि जब ये इवेंट हो तो किसी प्रकार की रुकावट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।